आज की क्लास में सी-टेट 2026 के विषय हिंदी से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, ऑप्शन ए है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है कि भाषा अधिगम मातृभाषा में ही संभव है, और ऑप्शन डी है कि दोनों ही प्रक्रियाएं विद्यालय में ही शुरू होती हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो भाषा होती है, जो अर्जन होती है भाषा की, क्योंकि बच्चा जब विद्यालय जाता है तो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, तो भाषा का अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। ऑप्शन ए राइट है। और जो भाषा का अधिगम है, जो भाषा का सीखना है, वो विद्यालय में उसके प्रयास से ही संभव होता है। अगला प्रश्न है कि चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए भाषा अधिगम उपकरण यानी कि एलईडी, बी सामाजिक अंतःक्रिया उपकरण, सी भाषा अनुकूलन यंत्र, और डी संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भाषा अधिगम उपकरण। नोम चोम्स्की जो थे, इनका पूरा नाम था नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की का मानना ये था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि जो भाषा सीखने की होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से ही उसमें क्षमता होती है। और उनके मस्तिष्क में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जिसको हम ये एलईडी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो भाषा के नियमों को स्वतः ही ग्रहण करने में मदद कर देता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है उन्हें व्याकरण के नियमों को रटाना, उन्हें विभिन्न संदर्भों भाषा प्रभावों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है कि उन्हें साहित्य का इतिहास पढ़ाना, और ऑप्शन डी है केवल शुद्ध उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना होता है। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास मूल आधार क्या है। ऑप्शन है ए अनुकरण, बी सामाजिक अंतःक्रिया, और सी जन्मजात क्षमता, और डी पाठ्य पुस्तकें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की का ये मानना था, उन्होंने उनका सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि बच्चों का जो भाषाई और संज्ञानात्मक विकास है वो समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए, यानी कि बहुभाषिक कक्षा उसे कहते हैं कि जिस कक्षा में अनेक भाषाभाषी बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, कोई पंजाब का बच्चा है, कोई कर्नाटक का बच्चा है, तो ये सभी एक ही कक्षा में अपनी अपनी भाषाओं यानी कि अपनी अपनी मातृभाषाओं को लेकर के क्लास में उपस्थित होते हैं। तो उसके प्रयोग को क्या करेंगे, पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ऑप्शन बी अनदेखा कर देना चाहिए, ऑप्शन सी सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और ऑप्शन डी केवल अवकाश के समय प्रयोग करने देना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई सकारात्मक और नकारात्मक दो पॉइंट होते हैं तो हमेशा हमें सकारात्मक बिंदु पर ही जाना है, नकारात्मक पर नहीं जाना है। ये नकारात्मक बिंदु है, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। नहीं, किसी भी बहुभाषी बच्चे की मातृभाषा को प्रतिबंधित नहीं करना है, उसकी भाषा को अनदेखा नहीं करना है, और अवकाश के दिनों में भी प्रयोग नहीं का मतलब है कि उन्हें संपूर्ण समय में सम्मान दिया जाना चाहिए, यानी कि उन बहुभाषिक बच्चों की मातृभाषा का पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके सीखने का वही एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। क्योंकि आजकल कहा भी गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि प्राथमिक बच्चों का जो शिक्षण कार्य है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो मातृभाषा ही की जाए।
यानी कि उनकी मातृभाषा का सम्मान किया जाए, उनकी मातृभाषा में ही उन्हें शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठन कौशल का मूल्यांकन करते समय आप सबसे अधिक महत्व किसे देंगे? तो ऑप्शन ए है पढ़ने की गति को, शुद्ध उच्चारण को, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने को, या विराम चिन्हों के ज्ञान को। जब पठन कौशल हो रहा हो उस समय जब उसका आप मूल्यांकन करते हैं तो उस समय सबसे अधिक महत्व आप किसे देंगे कि बच्चे ने किस प्रकार का प्रयोग किया है, कि पढ़ने की गति को आप महत्व देंगे, या शुद्ध उच्चारण को महत्व देंगे, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने को महत्व देंगे, या विराम चिन्हों के विज्ञान को महत्व देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बच्चा जब भी कोई चीज पढ़े तो वो सिर्फ पढ़े ना, वो साथ साथ अर्थ ग्रहण भी करे। जब बच्चा अर्थ ग्रहण यानी कि उस पाठ को, जो भी पाठ वो पढ़ रहा है उसको समझते हुए जब वो पढ़ेगा तो आपका शिक्षण बिल्कुल सफल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है कि बच्चों को गृह कार्य देना, ये उद्देश्य होना चाहिए, या बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये उद्देश्य होना चाहिए, या हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर और भाषा का विस्तार देना, या फिर पाठ को लंबा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर मतलब बच्चों की अपनी बात कहने का उन्हें पूरा अवसर देना चाहिए और उन्हें उनकी भाषा में ही बोलने के मौके देना चाहिए। ये हमारी NEP 2020 कहती है। अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। उपचारक शिक्षण होता है कि जो बच्चे पिछड़े हुए रहते हैं, कक्षा में सभी बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ कम प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे पिछड़े होते हैं। तो जो पिछड़े बच्चे होते हैं उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। उपचारक मतलब जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार होने के बाद उपचार लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और उसका अलग प्रकार का एक इलाज होता है तब वो स्वस्थ होता है, इसी प्रकार से कुछ बच्चे पिछड़े बच्चे होते हैं कक्षा में, तो उनके लिए एक अलग से शिक्षण की व्यवस्था की जाती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा, तो उसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना, या फिर ऑप्शन बी छात्रों की भाषा संबंधी सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, या परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त कर देना। तो इसका राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन बी, छात्रों की भाषा संबंधी सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। ये उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि भाषा के 4 मुख्य कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको बोलते हैं सुबोपली। ये बहुत ही सुंदर शब्द है ये सुबोपली। सुबोपली से मतलब होता है सुनना, बो से मतलब होता है बोलना, और पा से मतलब होता है पढ़ना, और ली से मतलब होता है लिखना। तो सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये किस प्रकार सीखे जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को तो सबसे पहले सुनना होता है, यानी कि आप कहें और बच्चा उस चीज को सुने। उसके बाद फिर बच्चों को बोलने का अवसर दें। पहले आप बताएं, फिर बच्चे को बोलने का अवसर दें, फिर उसको वही चीज पढ़ने के लिए कहें, फिर बच्चा वो चीज पढ़ेगा, अंत में आता है तब उसको लिखने के लिए कहें। जबकि आजकल हमारे टीचर लोग करते क्या हैं, सबसे पहले लिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत विधि है। लिखाना बच्चों को नहीं है, सबसे पहले उनसे बात करना है, बात करने के बाद उनको बोलना है और बच्चों को बोलना सिखाना है, बोलने के बाद फिर उन्हें पढ़ना सिखाना है, अंत में लिखना होता है। इसीलिए सुबोपली बनाया गया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक दूसरे से अंतः संबंधित रूप में। इस प्रकार से सीखते हैं। केवल विद्यालय में गलत है, एक एक करके अलग अलग सीखना गलत है, केवल अनुकरण के माध्यम सीखना ये गलत है। ऑप्शन बी है एक दूसरे से अंतः संबंध, यानी कि जो एक दूसरे के जो आंतरिक संबंध होते हैं उसके रूप में ये भाषा के 4 मुख्य कौशल बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों को व्याकरण सिखाना है,
या ऑप्शन बी बच्चों को लय, ताल एवं रसानुभूति का आनंद देना है, या सी कठिन शब्दों के अर्थ रटाना है, या डी ऐतिहासिक जानकारी देना है। प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसमें देखो, कविता का मुख्य उद्देश्य सूचना देना या व्याकरण सिखाना नहीं होता, बल्कि बच्चों को सौंदर्य बोध, रसानुभूति और आनंद कराना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं? देखिए, एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। तो इसमें यह दिया गया है कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। तो निगमन विधि है वो कि प्रत्यक्ष विधि है कि आगमन विधि है कि सूत्र विधि है? देखिए, शिक्षण की कई विधियां हैं, उनमें एक आगमन और निगमन विधि भी है। तो जब पहले उदाहरण दिया जाए, बाद में नियम बताया जाए, तो ये कौन सी विधि होती है? तो ये विधि होती है आगमन, यानी कि सी, पहले उदाहरण दे दिया उसके बाद नियम बताया जाए तो वो होती है आगमन विधि। जबकि पहले यदि हमने नियम बता दिया, पहले नियम बताया, बाद में उदाहरण बताया, बाद में उदाहरण जब हम बताते हैं तो ये विधि कहलाती है निगमन विधि। आगमन का मतलब पहले उदाहरण आना और निगमन का मतलब है बाद में उदाहरण आना। तो अगला प्रश्न है कि पढ़ने में कठिनाई को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया। ये कुछ डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में। सभी स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ समस्या होती है। किसी को पढ़ने में समस्या होती है, किसी को सुनने में समस्या होती है, किसी को देखने में समस्या होती है, किसी को कैलकुलेशन में समस्या होती है। तो इन समस्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जो पढ़ने की कठिनाई होती है, पढ़ने संबंधी कोई समस्या होती है बच्चों को, तो वो कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया डिसऑर्डर कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पोर्टफोलियो बच्चों के आकलन का एक अच्छा तरीका है क्योंकि इससे शिक्षक का समय बचता है। ऑप्शन बी, यह बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। सी, इसमें केवल अंक दर्ज होते हैं। डी, इसे बनाना बहुत आसान है। तो देखिए, पोर्टफोलियो का मतलब होता है रिकॉर्ड रखना। तो पोर्टफोलियो में जब रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसका जो उत्तर सही है वो है यह बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। हर शिक्षक को पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें प्रत्येक बच्चे की जानकारी बनी रहती है कि किस बच्चे का स्तर कौन सा है, उसका संपूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। तो इसीलिए पोर्टफोलियो अत्यंत आवश्यक होता है और ये बच्चों की क्रमिक प्रगति का बहुत ही अच्छा तरीका माना गया है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी होती है? विकास यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ओरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ओरल जो एक्सप्रेशन होता है वो श्रुतलेख लिखना होता है कि व्याकरण के नियम याद करना होता है, या पाठ को जोर से पढ़ना होता है, किसी विषय या कहानी पर अपने शब्दों में चर्चा करना। तो देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति न तो हमें श्रुतलेख लिखना हो जाएगा तो वो लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी, मौखिक तो रहेगी नहीं, ये लिखित हो जाएगी। व्याकरण के नियम याद कराना, रटाना, ये चीजें सभी हमारी शिक्षा में नहीं है। अब एनईपी 2020 के अंतर्गत नियमों को रटाना, रट्टा मारना, याद करवाना है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है। पाठ को जोर जोर से पढ़ना भी ये कोई हल नहीं है, जबकि मुख्य इसका जो उद्देश्य होता है, प्रभावी जो गतिविधि है मौखिक अभिव्यक्ति की, वो है किसी विषय या कहानी पर अपने शब्दों में चर्चा करना। जब बच्चा अपने शब्दों में चर्चा करता है, स्वतंत्र रूप से वह सोचता है, फिर अपनी बात को स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करता है, ये उन्हें बहुत ही स्वाभाविक बनाता है और चर्चा को बहुत
आगे तक ले जाता है। इससे बच्चा बहुत कुछ सीखने में उसको मदद मिलती है और बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जब बच्चे को बोलने के अवसर दिए जाते हैं तो बच्चा स्वतंत्र रूप से जब बोलता है, भले ही वो गलत बोले, टूटी फूटी भाषा में बोले, लेकिन उसको टोकना नहीं होता है, उसे अपनी बात पूरी कहने का मौका देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा होता है? क्या लिखित भाषा, बी व्यवहार व्याकरणिक भाषा, सांकेतिक एवं मौखिक भाषा, या फिर साहित्यिक भाषा? तो जो प्राथमिक भाषा होती है, भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो इन चारों में से कौन सा होता है? तो वो होता है सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक एवं मौखिक भाषा बच्चे को प्राथमिक स्तर पर सबसे पहला जो रूप है वो है मौखिक भाषा। बच्चे को मौखिक भाषा में ही सिखाना अति आवश्यक होता है और कारगर होता है। मानव सभ्यता के विकास में और बच्चे के जन्म के बाद भी भाषा का सबसे पहला रूप मौखिक भाषा भी होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा मौखिक रूप से ही सीखता है। जब वो पैदा होता है उसके बाद जब वो भाषा के रूप में पहला कदम रखता है तो वो लिखित भाषा से प्रयोग नहीं करता, वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। लिखित भाषा का विकास तो बहुत बाद में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। अब यहाँ से कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे कि विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है विद धन आलय, ऑप्शन बी है विद्या धन आलय, ऑप्शन सी है विद धन आलय यालय, या फिर विद्या धन अलय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विद्या धन आलय। अब विद्या धन आलय में संधि कौन सी है? तो विद्या धन आलय में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। असंधि क्या होती है? दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और दो वर्णों के अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर विद्या धन आलय विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा और ये दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में क्या तत्पुरुष समास है, क्या द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है? तो जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय हो, पहला पद जो होता है वो अव्यय हो, जैसे कि कौन कौन से अव्यय होते क्या हैं? जैसे कि यथा हो गया, या तो ये हो, या फिर आ लगा हो, या फिर प्रति लगा हो, ये कुछ शब्द हैं। यदि इनमें ये लगा हो, जैसे भर लिखा हो, जैसे भरपेट, इस प्रकार से आजन्म, ये शब्द अगर लगे हों तो समझ जाओ कि वो कौन सा समास है? तो वो समझ जाओ अव्ययी भाव समास है। जब अवयव है पहला पद, यथा लगा हुआ है, जब यथा लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है कि अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो देखिए, अत उपसर्ग लगा नहीं है, अति उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें उपसर्ग जो लगा हुआ है अत्याचार में वो अति उपसर्ग लगा हुआ है, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा अति धन आचार, ये इसका विग्रह होगा। तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अति, और ये है मूल शब्द, ये मूल शब्द है, और ये है उपसर्ग। उपसर्ग है अति, और इसमें जो अत्याचार होता है इसमें यण संधि होती है। ये भी बताएं थोड़ा कि ये यण संधि का उदाहरण होता है। अत्याचार, अति धन आचार यण संधि का उदाहरण है, और इसमें अति उपसर्ग लगता है। अगला प्रश्न है कि पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो पठनीय, पठनीय, तो यदि हम पठनीय का जो मूल धातु है, इसकी मूल रूप है वो है पठ। पठ धातु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, अनीय, अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। तो पठ धन अनीय जुड़ने से बन गया पठनीय। तो इसका अर्थ होता है जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो उसे हम बोलते हैं पठनीय। जो पढ़ने योग्य हो वो होता है पठनीय, और अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की।
सबसे पहले उपसर्ग को समझ लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है कि वह शब्दांश, ऐसा शब्दांश जो किसी वाक्य के प्रारंभ में जुड़कर उस वाक्य का या उस शब्द का अर्थ बदल देता है। सॉरी, वाक्य नहीं, शब्द का। वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। तो उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना। देखिए, गगन जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। नभ को भी आकाश कहते हैं, व्योम को भी आकाश कहते हैं। जबकि जो अवनि है, ये अवनि धरती का पर्यायवाची है। धरती के और होते हैं भू, भूमि, भूमि, धरा, वसुंधरा, अवनि, ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं। जबकि गगन के नभ, आकाश, व्योम, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना होता है कि उत्थान माने क्या होता है। तो उत्थान माने होता है कि ऊपर उठना। इसका अर्थ होता है ऊपर उठना। या फिर और क्या होता है इसका अर्थ? विकास करना, विकास करना, प्रगति करना, ये सभी उत्थान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जब ऊपर उठना तो नीचे गिरना। अब नीचे गिरना इसमें कहीं है नहीं है। विकास होना, इसका मतलब है कि उत्थान का मतलब होता है विकास या प्रगति। तो इसका जो उल्टा शब्द होगा वो होगा विलोम शब्द पतन होना। पतन होने का अर्थ होता है नीचे गिरना, नीचे गिरना, पतन हो जाना। अगला प्रश्न है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना, तो आंखों का तारा होना मतलब ए बहुत दूर होना, बी बहुत प्यारा होना, आंखों में दर्द होना, दुश्मन होना। तो देखिए, ये एक मुहावरा है और मुहावरे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुहावरा होता क्या है। एक होता है मुहावरा, एक होती है लोकोक्ति। ये दोनों में मामूली सा अंतर होता है, लेकिन ये होते दोनों एक जैसे ही हैं। अब इसका थोड़ा सा अंतर क्या होता है ये ध्यान दे लें कि मुहावरा जो होता है वो पूर्ण वाक्य नहीं होता, यानी कि मुहावरा किसी वाक्य के साथ में प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य के साथ में ही प्रयोग किया जाता है मुहावरा, क्योंकि इसका स्वयं का कोई अर्थ निकलता नहीं है। मतलब ये पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है मुहावरा। जब ये किसी वाक्य के साथ प्रयोग होगा, वाक्य के साथ मिलकर इसका प्रयोग किया जाएगा, तब इसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। लोकोक्ति पूर्ण अर्थ देती है। ये बस इतना सही मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है। तो यहाँ पर जो ये है मुहावरा के आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है बहुत प्यारा होना। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला चयन कौन सा है? तो देखिए, आशीर्वाद ये तो गलत है, ए ऑप्शन इसका गलत है, ये आशीर्वाद नहीं होता है। बी ऑप्शन भी ये गलत है, ये रा यहाँ पे नहीं चढ़ेगा। और इसमें ये मात्रा गलत है, ये मात्रा छोटी की नहीं लगती है। ये इसमें ये गलत है कि ये वाला सा नहीं बनता है, रा वाला सा इसमें नहीं बनता है। ये आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आ और सीर और बा पे ऊपर रा चढ़ा हुआ है। तो ये आशीर्वाद डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता हो, देखिए अज्ञ का मतलब है जो कुछ ना जानता हो। अज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो वो होता है अज्ञ। और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। जो कुछ ना जानता हो वो होता है अज्ञ। और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो। और सर्वज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो वो होता है अज्ञ। और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। जो कुछ ना जानता हो वो होता है अज्ञ। और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो।
जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ। और विशेषज्ञ जानता है जिसे विशेष जानकारी हो, जिसे विशेष जानकारी हो, कोई विशेष चीज में वो जानता हो, विशेष जानकार हो या विशेष जानकारी हो, वो होता है विशेषज्ञ। और कृतज्ञ होता है कि जो किसी का उपकार ना मानता हो, जो किसी का उपकार ना मानता हो वो होता है, जो किसी का जो उपकार ना मानता हो, जो उपकार ना माने वो होता है कृतज्ञ। तो इसका राइट आंसर है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। अगला है कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो रमेश ने पुस्तक पढ़ी, क्या ये वर्तमान काल है, क्या भविष्य काल है, क्या भूतकाल या सामान्य भूतकाल है, या फिर अपूर्ण भूतकाल है? तो जब राम ने पुस्तक पढ़ी तो ये जो है वो है भूतकाल या फिर सामान्य भूतकाल। राम ने पुस्तक पढ़ी, सॉरी रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल या सामान्य भूतकाल की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इस कार्य में बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरी हो चुकी है। इसमें क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल की श्रेणी में वाक्य आएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? सृजनात्मकता का विकास के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है बच्चों में? क्या पाठ को देखकर हूबहू लिखना ये है, या शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों को दोहराना, या फिर अधूरी कहानी को अपने विचारों में पूरा करना, या कठिन शब्दों के अर्थ को लिखना? देखो, महत्वपूर्ण बात एक है कि हमेशा जो कक्षा होती है वो आजकल, या शिक्षा जो है वो आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित, बालक को केंद्र में रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा है आज की। अब बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है कि इसमें महत्वपूर्ण बच्चा है, शिक्षक नहीं है या अन्य कोई नहीं है। इसमें सबसे महत्व बालक का है, और बालक के संबंध में जो कोई बात हो, जैसे पाठ को देखकर हूबहू लिखना, ये नहीं है, क्योंकि लिखंत विद्या, रटंत विद्या ये सब आजकल बंद हो चुका है। बच्चे को रटाना भी नहीं है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लिखाना भी नहीं है, बच्चे को सिर्फ समझाना है और बोलने के अवसर देना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें शिक्षक द्वारा बोले वाक्यों को दोहराना ये भी गलत है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखना ये भी गलत है। इसमें है ऑप्शन सी, अधूरी कहानी को बच्चा अपने विचारों से पूरा करे, चाहे कैसा का है। बच्चा अगर अपने विचारों से कोई बात कह रहा है तो वही सफल शिक्षण कहा जाएगा। अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए बच्चों को सोचना पड़ता है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता, जिसे अपसारी चिंतन कहा जाता है, का सबसे अधिक विकास होता है। अगला प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा जो होती है वो क्या होती है? देखिए, समावेशी कक्षा में विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमियों वाले बच्चे होते हैं। समावेशी कक्षा में वही होता है कि किसी भी क्षेत्र का बच्चा उस क्लास में हो सकता है। एक साउथ का बच्चा उत्तर में हो सकता है, यानी कि इधर आप उत्तर भारत का बच्चा कर्नाटक, केरल इधर हो सकता है, उधर का बच्चा इधर, मतलब पूरे देश का किसी भी कोने का बच्चा एक कक्षा में शामिल हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं बहुभाषी बच्चे जो होते हैं उनको समावेशी कक्षा कहा जाता है, जिसमें अनेक रीति रिवाजों के बच्चे, अनेक भाषाभाषी बच्चे पढ़ते हैं, उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। तो एक, यदि आप भाषा के शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या उपयुक्त भाषा सीखने के वातावरण का निर्माण करना, या बच्चों को अधिक से अधिक गृहकार्य देना, या केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना, या सभी बच्चों को एक ही गति से पढ़ाना? कौन सा ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा? तो इसमें सही ऑप्शन माना जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त भाषा सीखने के वातावरण का निर्माण करना, कि सभी बच्चों की मातृभाषा को उसमें स्थान देना। उपयुक्त भाषा सीखने के वातावरण का ही आपको वहां पर निर्माण करना है, ऐसी सिचुएशन तैयार करना है कि उस कक्षा में, जो समावेशी कक्षा है, उसमें हर बच्चा सीख सके। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात
से क्या तात्पर्य है? व्याघात यानी मातृभाषा का व्याघात, इससे क्या तात्पर्य है? भाषा सीखने में जो मातृभाषा का व्याघात होता है उसका क्या मतलब होता है? क्या ऑप्शन ए, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में हमेशा बाधा डालती है, या मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है, या मातृभाषा के नियम दूसरी भाषा के प्रयोग को कभी कभी प्रभावित करते हैं, या मातृभाषा का प्रयोग विद्यालय में नहीं होना चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है? तो इसमें जो हमें लग रहा है वो है सी ऑप्शन, मातृभाषा के नियम दूसरी भाषा के प्रयोग को कभी कभी प्रभावित करते हैं। ये बात सही है। जबकि मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में बाधा डालती है, नहीं डालती, जबकि और मदद करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है, हाँ मदद तो करती है, लेकिन कभी कभी प्रभावित भी करती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, कि मातृभाषा के नियम दूसरी भाषा के प्रयोग को कभी कभी प्रभावित करती है। कभी कभी शब्द लिखा है, हमेशा नहीं, कभी कभी प्रभावित करती है। मातृभाषा का प्रयोग विद्यालय में नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत ही है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को चित्र दिखाकर उस पर चर्चा करने को कहती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि शिक्षिका का मुख्य उद्देश्य है क्या कि वो एक चित्र दिखाती है और बच्चों से उस पर चर्चा करने के लिए कहती है। तो वो क्या कर रही है? क्या समय बिताना, यानी कि वो समय बिता रही है, या बच्चों की अवलोकन और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर रही है, या चित्रकला सिखा रही है, या फिर कक्षा को शांत करने का प्रयास कर रही है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, बच्चों की अवलोकन और अभिव्यक्ति क्षमता का वो विकास कर रही है। ना तो वो टाइम पास कर रही है, ना चित्रकला सिखा रही है, ना कक्षा को शांत करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बच्चे आपसी चर्चा से बहुत कुछ सीखते हैं। चित्रों पर चर्चा करने से बच्चे दृश्य का बारीकी से अवलोकन करते हैं, उसका बारीकी से निरीक्षण करते हैं, उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं और अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि मौखिक रूप से एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बताते हैं और इसको व्यक्त करने में वो सक्षम बनते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि आकलन, जिसको असेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम उद्देश्य इसमें क्या होना चाहिए? क्या बच्चों को पास या फेल घोषित करना चाहिए, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए, या माता पिता को शिकायत करना चाहिए, या बच्चों में डर पैदा करना चाहिए? इसमें देखिए सभी 3 नेगेटिव पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो आपको पहचानना है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा उत्तर सही है, कमेंट कर दें फटाफट। तो इसमें बच्चों को पास या फेल करना घोषित, ये तो गलत है। माता पिता को शिकायत करना कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों में डर पैदा करना चाहिए, बच्चों को कभी नहीं डराना चाहिए। आकलन सिर्फ इस उद्देश्य से होना चाहिए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना, ये अंतिम उद्देश्य होना चाहिए आकलन का। आकलन का संबंध ये नहीं है कि बच्चा फेल हो गया, पास हो गया, उसको डांटना, फटकारना, माता पिता से कहना तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हो। इस प्रकार की शिकायतें बच्चों के माता पिता से कभी नहीं की जाती हैं। हमेशा प्रयास किया जाता है कि जब भी आकलन किया जाए तो बच्चे में क्या, किस स्तर पर बच्चा है, बच्चा कितना सीख पा रहा है, उसका अधिगम स्तर कितना है, उसको हमेशा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और उससे बच्चे के निरंतर सुधार में प्रयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।